नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रीलिम्स मंत्रा में। आज की डेट है 2 जून 2023। आज के मुख्य आर्टिकल कुछ इस तरह से है। पहले हम बात करते हैं जीएसटी के बारे में। देखिए, समझिए जीएसटी है क्या, फिर हम आर्टिकल के कंटेक्स्ट के ऊपर आएंगे। देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को हम जीएसटी कहते हैं। अब इसके मेजर फीचर्स में आप एक बात याद रखना कि ये सप्लाई साइड पे अप्लीकेबल रहता है। पहले क्या होता था भारत में कि जहां भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी वहां पर इसे कलेक्ट किया जाता था। अब ये कहां पर होता है, जहां पर सप्लाई की जा रही है गुड्स और सर्विसेज की, वहां पर एप्लीकेबल रहता है। ये एक तरह का आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स को मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। मान लीजिए एक कार है जो गुजरात में बनी है और ये आगे चलकर बिक रही है जैसे बिहार में, यूपी में, ऐसे एरिया में, तो यहां पर ये टैक्स कलेक्ट होगा बिहार और यूपी में। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक तरह का ड्यूअल जीएसटी है। मतलब ये ड्यूअल जीएसटी का मतलब क्या होता है? देखिए, ये आपका सेंटर भी कलेक्ट करता है और स्टेट भी कलेक्ट करता है। मतलब एक सीजीएसटी है, दैट इज सेंट्रल जीएसटी। एक है आपका एसजीएसटी, दैट इज स्टेट जीएसटी। इसके अलावा जो इंटर स्टेट आपके ट्रेड रहते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल रहता है इंटर स्टेट जीएसटी, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे आईजीएसटी के नाम से भी आप जानते हैं। अब यहां एक चीज आप याद रखना कि जो भी ये टैक्स रहते हैं इनको जो डिसाइड किया जाता है वो म्यूचुअल बेसिस पे किया जाता है। मतलब जितने भी आपके सीजीएसटी है, एसजीएसटी है या आईजीएसटी है, यहां पर स्टेट और सेंटर मिलके इसको डिसाइड करते हैं। इस जीएसटी के तहत एक आपकी काउंसिल भी बनती है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब यहां आप समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने 101 अमेंडमेंट के साथ, यानी 101st अमेंडमेंट एक्ट के साथ हमने 2016 में इसको ऐड किया था, जिसके बाद सेंट्रल जीएसटी में आपके एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, स्टेट जीएसटी में आपके वैट, लग्जरी टैक्स, ये सभी इंक्लूड हो गए थे। अब ये जो आपको जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया तो इसके बारे में आर्टिकल भी बता देता हूं। आर्टिकल 279A, इसके तहत ये काउंसिल बनाई जाती है, जिसको चेयर करते हैं आपके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और इसमें स्टेट की तरफ से भी मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। इसमें सेंटर का वोटिंग शेयर रहता है 1/3, वेयर एज स्टेट का शेयर रहता है 2/3। इसमें जो भी डिसीजन लिए जाते हैं काउंसिल में वो ऑलमोस्ट 3/4 की मेजॉरिटी से लिए जाते हैं। अब आइए बात करते हैं इस आर्टिकल के कंटेक्स्ट की। तो यहां पर अभी हमें देखने को मिला है कि 11.5% से मई मंथ में आपकी जीएसटी कलेक्शन बढ़ी है। ऑल्दो पिछले महीने की तुलना में ये कम है, जहां पर पिछले मंथ में हमने 1.8 लाख करोड़ की कलेक्शन की थी, वहां पर अब ये थोड़ी स्लो हो रही है। इसके अलावा डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में थोड़ा इजाफा देखने को मिला है, लगभग 11% का। इसके साथ साथ जो आपके इंपोर्ट टैक्स हैं इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है इस बार। अब कुछ चैलेंजेस हैं जो हमारे सामने। अभी कुछ ऐसी ड्राइव्स चल रही हैं जहां पर इनडायरेक्ट टैक्सेस की इन्वीजन को रोकने की कोशिश की जा रही है, तो इसकी वजह से हो सकता है जीएसटी कलेक्शन में अगले महीनों में कुछ कमी देखने को मिले। और उसके अलावा जो 2000 के नोट सितंबर मंथ में बंद हो जाएंगे, इसके कारण भी थोड़ा कंजम्पशन में आपके पैटर्न में चेंज आएगा, जहां पर 2000 की करेंसी को यूज किया जाएगा। तो इस वजह से भी हो सकता है कि जीएसटी कलेक्शन में थोड़ी कमी रहे। इस बार जो ग्रोथ देखने को मिली है आपको मेजर देखने को मिली है मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर 40+ आपको ग्रोथ देखने को मिली है, वेयर एज 25% के आसपास आपको दिल्ली में, और बाकी मेघालय और मध्य प्रदेश में भी आपको जीएसटी कलेक्शन में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। इस आर्टिकल में इतना ही था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी रिसेंटली नेपाल के प्रधानमंत्री 4 दिन की विजिट के लिए आ रखे हैं भारत में। यहां पर इस मीटिंग का मेजर फोकस रहेगा एनर्जी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे। अभी 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए हमारी रजामंदी हुई है, यानी एमओयू साइन हुआ है नेपाल के साथ। इसमें पहला है आपका करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो कि करनाली रिवर पे लोकेटेड है। ये आपकी करनाली रिवर है, ये यहाँ से फ्लो कर रही है। इसके ऊपर हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ से 480 मेगावाट एनर्जी को जनरेट किया जाएगा। इसके साथ साथ लोअर अरुणा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भी आपका खासा न्यूज़ में रहा है, इसके ऊपर भी एमओयू साइन हुआ है। अरुण रिवर जो है इसके ऊपर ये आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, इसका 3rd फेज है। ये अरुण रिवर आपकी कुछ इस एरिया में पड़ जाती है यहाँ पे। अब बात की जाती है एक पेट्रोलियम पाइपलाइन भी हम स्टैब्लिश करने वाले हैं, जो कि लगभग 69 किलोमीटर लंबी रहेगी, जो बिहार के मोतिहारी से जाएगी नेपाल में। इसके ऊपर लगभग 300 करोड़ का खर्चा रहेगा और 15 मंथ में ये बन के तैयार हो जाएगी। इससे कहीं ना कहीं नेपाल में जो पेट्रोल की दाम है वो 2 रुपये पर लीटर कम हो जाएंगे, और साथ के साथ जो पेट्रोल में एडल्ट्रेशन देखने को मिलता है वो भी कम होगा। और साथ के साथ हम नेपाल में अनइंटरप्टेड ऑयल की सप्लाई को भी इंश्योर कर पाएंगे। तो ये मोतिहारी आपके बिहार में इस इलाके में है, और नेपाल के अमलेखगंज एरिया में ये आपका प्रोजेक्ट लैंड करेगा। तो मतलब यहाँ पर ये पाइपलाइन बिछाई जा रही है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी रशिया और इंडिया ने मिलकर ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट करने की सोची थी वंदे भारत के लिए।
बट इसको कहीं ना कहीं अभी रोक दिया गया है। अभी डिस्कशन चल रही है आपस में। इस जॉइंट वेंचर में रशिया की तरफ से पार्टिसिपेट कर रही थी ट्रांसमार्श होल्डिंग, वेयर एज इंडिया की तरफ से रेल विकास निगम इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि ये 120 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलवे को बनाएंगे। अब यहां पर इन्होंने सबसे कम बिड किया था, तो इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट इन्हें मिला। बट अभी हमारे सामने कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट पूरा रुक गया है। पहली चीज तो ये कि वेस्टर्न सैंक्शंस के कारण रशिया के साथ अभी फिलहाल के लिए ट्रेड करना मुश्किल हो गया, क्योंकि यूक्रेन वॉर के कारण रशिया के ऊपर बहुत से सैंक्शन लगे हुए हैं। अब पेमेंट मोड किस तरह का रहेगा वो भी हमारे लिए एक बड़ी परेशानी बन गई है। इसके अलावा यहां पर मेजॉरिटी शेयर किस कंपनी के पास रहेंगे, कि भारत की कंपनी के पास या रशिया की कंपनी के पास, ये भी एक मेजर मुद्दा है। क्योंकि रशिया चाहता है कि उनकी कंपनी को मेजर शेयर मिले, वेयर एज इंडिया चाहता है कि यहां पर इंडियन कंपनी को ज़्यादा शेयर मिले, ताकि हमें ट्रांजेक्शन्स वगैरह में, क्योंकि हमें अगर मान लीजिए कोई स्पेयर पार्ट बाहर से मंगाना है तो सैंक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। बट अगर रशिया की कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होंगे तो इससे परेशानी आ सकती है। इसके अलावा इसी शेयर होल्डिंग के कारण आप ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच में जो बैंक गारंटी के 200 करोड़ डिपॉजिट करवाने थे उसमें भी समस्या आ रही है। यहाँ पे हमारे सामने समस्या ये आ रही है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले कुछ सम आपको जमा कराना पड़ता है बैंक में। मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट आप ले रहे हैं तो कुछ पैसा जमा कराना होता है कि अगर आप डिफॉल्ट करें तो वो पैसा आपका सीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये डिपॉजिट जमा कराने में रशिया कोताही कर रहा है। अब एक बात यहाँ पर और समझिए कि इस रेलवे में वैसे तो ज़्यादातर पार्ट आपके इंडिजिनसली ही बने हैं, बट जैसे स्टॉक्स होते हैं, ये जो स्टॉक्स हैं ये आपके आते हैं वेस्टर्न यूरोप से और अमेरिका से। अब अमेरिका क्योंकि रशिया के साथ डील नहीं करना चाहता, ना ही वेस्टर्न यूरोप, तो इस वजह से हमारे पास इनके इंपोर्ट में भी प्रॉब्लम आ रही है, प्लस फंडिंग की भी एक प्रॉब्लम है। जैसे इतना बड़ा आपका ये प्रोजेक्ट है जिसमें 3000 करोड़ से ज़्यादा की लागत लगने वाली है, इसके लिए फंडिंग अरेंज करनी पड़ेगी। अब क्योंकि रशिया यहाँ पर एक आपका पार्टनर है तो इस फंडिंग के लिए भी हमारे को थोड़ी परेशानी आ रही है। तो आप ये मान के चलें कि इस प्रोजेक्ट में अभी हाल फिलहाल के लिए इसे हॉल्ट कर दिया गया है, जहाँ पर इंडियन रेलवे ये कह रही है कि हम लगातार रशिया के साथ बातचीत कर रहे हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट फिर से स्टार्ट किया जाए। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी रिसेंटली मई मंथ की परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को रिलीज किया गया है, जो कि 31 महीने के पिछले सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पर इसका स्कोर रहा है 58.7%। अब यहाँ आपको समझना होगा कि ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या होता है। देखिए, इसमें 0 से लेके 100 तक रेटिंग दी जाती है, जहाँ पर 0 to 49 आपका बताता है कि कोई इकॉनमी श्रिंक कर रही है, वेयर एज 50 बताता है कि इकॉनमी आपकी जैसी थी वैसी ही रहेगी। 51 से लेके 100 तक ये बताया जाता है कि इकॉनमी एक्सपैंड कर रही है। तो यहाँ पर भारत के लिए ये एक अच्छी खबर है, जहाँ पर पिछले 23 महीने से ये कंसेक्यूटिवली आपका 50+ रहा है, जिसका मतलब ये है कि इंडियन इकॉनमी अभी एक्सपैंड कर रही है। अब यहाँ पर ये एक चीज़ ये भी दिखा रहा है कि इंडियन इकॉनमी का जो माहौल है कोविड-19 के बाद रिवाइव कर रहा है और अच्छा इकॉनमी का इन्वायरमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो भी लगभग 6 महीने में सबसे हाईएस्ट पीक पे पहुँच चुका है। लगभग 400 फर्म ने ऐसा भी किया है कि अपने सेलिंग प्राइस को इन्होंने इंक्रीज कर दिया था इस साल के हाईएस्ट पे, बट स्टिल जो आपका ओवरऑल इकॉनमी का मोड है या मूड है वो काफ़ी अच्छा है। अब इस इंडेक्स को आपका कैलकुलेट कौन करता है, तो S&P, मतलब यहाँ पर आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि सर्वे कंडक्ट करा जाता है अलग अलग बिजनेसेस के मैनेजर्स के साथ, और वो बताते हैं कि वो इकॉनमी के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी रिसेंटली इंडिया ने टेस्ट की अग्नि-1। अब ये मिसाइल सिस्टम कहाँ से टेस्ट फायर किया गया, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से, जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है आपका। इसकी जो रेंज है ये 700 से 800 किलोमीटर तक रहेगी। इसके अलावा अग्नि-2 की रेंज जैसे 2000 किलोमीटर तक है, अग्नि-3 की रेंज जो है 2500 किलोमीटर तक है, और लगभग 3500 किलोमीटर तक अग्नि-4 की रेंज है, और अग्नि-5 की 5000 किलोमीटर तक की रेंज है। मतलब ये आपकी कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट स्ट्राइक कर सकती है। अगर आप एक कॉन्टिनेंट से छोड़ते हैं, जैसे इंडिया से छोड़ते हैं, तो आप यूरोप तक यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। ये पार्ट है आपका इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का, जो कि 1983 में स्टार्ट किया गया था। इस प्रोजेक्ट को उस समय लीड कर रहे थे भारत के मिसाइल मैन, दैट इज APJ अब्दुल कलाम जी। अब यहाँ पर कौन कौन सी मिसाइल्स इसके अंडर आती हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो एक वर्ड याद रखना, पटना। पटना का मतलब है P फॉर पृथ्वी, A फॉर अग्नि, T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग एंड A फॉर आकाश। जहां पर आपकी जो पृथ्वी है ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, मतलब आप लैंड से छोड़ते हैं इसे और लैंड पे ही अटैक करेगी ये।
इसके अलावा त्रिशूल की बात की जाए तो ये शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब यहां पर आप एरियल व्हीकल्स के ऊपर अटैक कर सकते हैं जैसे एरोप्लेन्स एंड जेट्स एंड ऑल। इसके अलावा तीसरी मिसाइल जो अग्नि है ये मीडियम टू इंटरकॉन्टिनेंटल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। आकाश आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज अप टू 25 किलोमीटर तक रहेगी। एंड जो नाग है फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड एक एंटी टैंक मिसाइल है। तो इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है। 2014 में यूपीएससी ने अग्नि 4 के बारे में एक बार पहले भी आपसे सवाल पूछा हुआ है, तो इस वजह से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी रिसेंटली इंडिया और चाइना के बीच में एलएसी इशू को लेके एक बार फिर से बैठक हुई है न्यू दिल्ली में। अब यहां पर दोनों जो आपकी साइड्स हैं, चाहे हम बात करें चाइना की चाहे हम बात करें इंडिया की, इन दोनों ने अभी प्रेजेंट सिचुएशन को रिव्यू किया है आपके वेस्टर्न सेक्टर में। अब वेस्टर्न सेक्टर क्या है, ये यहां से स्टार्ट होता है और पूरा आपका जम्मू कश्मीर वाला पार्ट यहां पर कवर होता है। इसके अलावा जो हिमाचल से लेके उत्तराखंड तक का बॉर्डर है चाइना के साथ जो हम शेयर करते हैं, दैट इज योर सेंट्रल सेक्टर। और इसके अलावा आपका ईस्टर्न सेक्टर भी है जो यहां पर सिक्किम एरिया में कवर होता है और अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में कवर होता है। इस बैठक में बात की गई है कि हमें एक दूसरे के साथ पीस को रिस्टोर करना है और साथ के साथ मेंटेन करनी है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन को, ताकि हम किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकें। और डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल एक दूसरे के साथ डिस्कशन के खुले रखने हैं ताकि किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट ना हो। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। आज का आखिरी आर्टिकल डील करता है मेघदत्तू प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका मतलब है गोट स्लीप। अब ये कहां पर है, जहां पर आपकी कावेरी रिवर अर्कावती रिवर के साथ आके मिलती है, वहां पर एक डीप जॉर्ज बनता है। यहां पर इस प्रोजेक्ट को एस्टैब्लिश किया जा रहा है। अब इस प्रोजेक्ट के तहत हम करने क्या वाले हैं, हम बेंगलुरु सिटी को पानी प्रोवाइड करेंगे पीने के लिए। अब इसके कारण यहां पर एक जैसे रिजर्वायर बनेगा, इसके कारण कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, जिसका एक बड़ा एरिया यहां पर हम सबमर्ज कर देंगे वाटर के अंडर। इसके साथ साथ तमिलनाडु को इस बात से भी परेशानी है क्योंकि कावेरी बेसिन के ऊपर पहले भी आपके ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं और इस पे अलग अलग टाइम पे आपकी वर्डिक्ट आई भी है। तो यहां पर इस प्रोजेक्ट की वजह से हो सकता है इनके वाटर की जो अमाउंट है जो इनको सैंक्शन की गई है अलग अलग आपके ट्रिब्यूनल के द्वारा, वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है। तो इस वजह से तमिलनाडु इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। आइए अब जान लेते हैं कावेरी रिवर के बारे में भी। कावेरी रिवर को तमिल में कहा जाता है पोनी, वैसे इसे गंगा ऑफ साउथ भी कहा जाता है और ये भारत की चौथी सबसे बड़ी रिवर है आपकी। अब इसकी शुरुआत कहां से होती है, तो ये ब्रह्मगिरी जो आपका वेस्टर्न घाट में है यहां से इसकी शुरुआत होती है। यहां से डिसेंड करता है आपका कर्नाटका की तरफ, इसके बाद ये तमिलनाडु में एंटर करता है और फिर पुडुचेरी से होता हुआ बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करता है। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी रहती है आपकी अर्कावती, हेमावती, लक्ष्मण तीर्था, शिमशा, कबानी और हरंगी रिवर। एक बार यहां पर इन सभी रिवर की ट्रिब्यूटरी को देख लेते हैं। जैसे ये हिमावती है, यहां पर आपकी शिमशा रिवर आ जाती है। ये आपकी अमरावती है जो कि कावेरी की ही एक ट्रिब्यूटरी है। ये ऊपर आपकी काबानी रिवर आ गई और ये आपकी हरंगी रिवर है। ये सभी आपकी ट्रिब्यूटरी हैं किसकी, कावेरी रिवर की। ग्रैंड एनीकट इसी के पास आपका लोकेटेड है और ये फ्लो करता है पुडुचेरी के कराकल वाले एरिया से। इसका हल्का सा भाग आपके केरला को भी टच करता है। तो आज की इस डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, दैट इज यूपीएससी मंच। तो इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।